नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई बहू और सास का वनवास। कपिल शहर में अपनी माँ लता के साथ रहता था। एक दिन कपिल सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। लता जी ने कहा, बेटा अभी तक सो रहा है, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है। माँ, अभी कुछ देर और सोने दो, अभी टाइम ही क्या हुआ है। लता जी, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। कपिल तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। लता जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपनी सहेली बबीता को फ़ोन मिलाती हैं। बबीता कैसी है? हाँ लता, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था कपिल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? हाँ, मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है। तुझे और कपिल को जरूर पसंद आएगी। तू जल्दी से बात चलाना, और हाँ, अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद बबीता लड़की वालों से बात करके लता को बताती है। कपिल और रंजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। कपिल की शादी के बाद लता जी बहुत खुश रहती थीं। एक दिन लता जी किचन में खाना बना रही थी, तभी रंजना किचन में आती है। लता जी, बहू कुछ चाहिए तुम्हें? रंजना, जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें यह ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। लता जी, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो यह सब संभालना है। रंजना, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। रंजना लता जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे रंजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। लता जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी व अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन लता जी बाहर से सब्जी लेकर आती हैं। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती हैं, उनके कानों में आवाज़ आती है। रंजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। रंजना, तनीषा तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है। तू यहाँ मौज मारती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। तनीषा, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। रंजना, अरे वो तो एक चाल थी कपिल को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब कपिल पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। लता जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी, वह तो उनसे इतनी नफरत करती है। लता जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गईं। लता जी को देखते ही रंजना बोली, अरे माँ जी, आप आ गईं? मैं अभी अपनी सहेलियों से आपकी ही तारीफ कर रही थी। लता जी चुपचाप किचन में चली जाती हैं। तनीषा, रंजना, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। रंजना, अच्छा है, उनका भ्रम जितना जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। लता जी किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे
अपने कमरे में गईं और अपने पति कमलनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। लता जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन कपिल के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने रंजना से बात की। बहू, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ये सब तुम्हारा ही है। इसमें चालबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? आज से कपिल सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। रंजना: माँ जी, वो आपके रहते तो हो नहीं सकता। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन कपिल आपके बगैर नहीं रहेगा। लता जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। बहू, तुम आखिर चाहती क्या हो? रंजना: माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप कपिल को बिना बताए किसी वृद्धाश्रम में चली जाएं। कपिल को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहें तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। लता जी: लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की। रंजना: मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने कपिल को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। लता जी जैसे जड़ हो गई थी। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को कपिल के सो जाने के बाद रंजना लता जी के कमरे में आती है। माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया? लता जी: बहू, मुझे घर से मत निकाल। मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। रंजना: आपको एक बात समझ नहीं आती? आपके रहते कपिल कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन कपिल के जाने के बाद रंजना लता जी के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती है। शाम को जब कपिल आता है तो रंजना कपिल से कहती है कि आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने टूर बुक किया था। पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था। वो 2 महीने के लिए गए हैं। कपिल ने रंजना से कहा। रंजना: वो मुझे फ़ोन तो कर सकती थी। पता नहीं माँ के पास पैसे भी हैं या नहीं। रंजना: कपिल, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रंजना रोते हुए कपिल के पास आती है। कपिल, बहुत बुरी खबर है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया। उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर कपिल रोने लगता है। मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। रंजना: कपिल, मैंने सब पता कर लिया। बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई। किसी का कुछ पता नहीं लगा। कपिल का दिल टूट जाता है। वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद रंजना उसे समझाती है। कपिल, जो होना था हो गया।
शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन कपिल कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। कपिल उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है मैले कुचैले कपड़ों में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। बेटा, रंजना ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धा आश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। रंजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया। तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? कपिल की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। लता जी को देखते ही रंजना घबरा जाती है। रंजना, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी? चलो निकलो यहाँ से। बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम दोनों सुख से रहो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सज़ा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। कपिल, इसे माफ़ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। रंजना लता जी के पैरों में गिर जाती है और दिल से उनसे माफ़ी मांगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।